नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम रियल बाजार में। और मैं तन्वी अपने सभी दर्शकों का दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं उन मुद्दों की जिसका सीधा सरोकार आपसे यानी कि आम आदमी से और रियल एस्टेट से होता है। आज पटना में निर्माण की हालत बदतर है। सड़क, पानी, सीवरेज की व्यवस्था दयनीय है और इसमें अब तेजी से सुधार की ज़रूरत महसूस होने लगी है। सूबे की सरकार सूबे के विकास के लिए पटना में मास्टर प्लान लाने जा रही है। मास्टर प्लान में किन किन इलाकों को शामिल किया गया है और ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पर सबसे अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, तो आइए देखते हैं मास्टर प्लान के बुनियादी आधार के साथ इसमें शामिल होने वाले इलाकों से पटना पहुंचने के हालात, साथ ही साथ सरकारी स्तर पर की जाने वाली कोशिशों को भी। पटना में मिल रही तमाम सुविधा का असर ये हुआ कि शहर में अचानक जनसंख्या का बोझ बढ़ गया। लोग अपने बच्चों की पढ़ाई से लेकर उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर अच्छी जिंदगी को जीने की लालसा को लेकर इस शहर में बसने का इरादा करने लगे। नतीजा ये हुआ कि पटना में आवास की किल्लत होनी शुरू हो गई। जिसे भी जहां भी जमीन का टुकड़ा नजर आया वो उसे खरीदकर उस पर अपना आशियाना बनाने लगा। ऐसी स्थिति से गुजरता हुआ वो समय भी आया जब कम जमीन पर अधिक लोगों को बसाने की योजना बनने लगी और शुरू हुआ अपार्टमेंट का दौर। ये एक ऐसी व्यवस्था बनी जिसमें कम जमीन पर अधिक लोग बसने लगे। इसके साथ ही अपार्टमेंट में मिल रही सुविधा से भी एक आदमी ज्यादा प्रभावित होने लगा। लेकिन लोगों को आवास मुहैया कराने की इस होड़ में बहुत सी बुनियादी जरूरतों की ओर ध्यान दिया जाने लगा। जाहिर सी बात है, जब पूरे सूबे के लोगों को जीने के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाएं पटना में मिलेंगी तो राजधानी पर दबाव बढ़ेगा और ऐसे में जहां भी लोगों को सहूलियत मिलेगी आशियाना वहीं बसाएंगे। पटना को अगर आप देखें तो पटना ही में शहरीकरण सही ढंग से है, जो आप कह सकते हैं कि वही शहरीकरण है। नहीं तो बाकी मुफस्सिल का इलाका जो है उसमें शहरीकरण की रफ्तार सही नहीं। तो इसीलिए इसका तो निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए था और होना ये चाहिए था। बढ़ाए जाने के साथ साथ डीकंजेस्ट कैसे हम पटना को करें, इसकी भी एक कल्पना होनी चाहिए थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि डीकंजेशन पे सरकार की नज़र अभी उतनी नहीं गई है, लेकिन इसको पटने को बड़ा एरिया बना दिया जाए, मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाया जाए, उसकी चर्चा शुरू हो चुकी है। अभी भी हमारा शहर बहुत सारी बुनियादी सुविधा को तरस रहा है। भले ही शहर के मुख्य इलाके विकसित हो रहे हैं, वहाँ सड़कों और नालियों पर काम हो रहा हो, कुछ इलाकों में फ्लाईओवर की सुविधा भी मिलने लगी हो, लेकिन आज भी शहर से बाहर आने जाने का इंतजाम बेहतर नहीं हो पाया है। पटना से सटे इलाकों की बात की जाए तो यहाँ सड़कें नाम मात्र की हैं। ड्रेनेज और बिजली की बात तो दूर की कौड़ी है। कहने का मतलब मूलभूत सुविधा पूरी तरह ध्वस्त है। अब समय आ गया है जब राज्य के सभी जिलों के लिए बड़े पैमाने पर योजना बनाई जाए, जिससे इस सूबे के शहर भी चमक सकें। ऐसे में पटना से दूर या इसके आसपास के इलाकों में बिना बुनियादी सुविधा के रियल एस्टेट के बड़े खिलाड़ी के द्वारा अपने प्रोजेक्ट को उन इलाकों में लगाने की संभावना धूमिल पड़ने लगती है। अब जरूरी है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और पटना के आसपास के इलाकों में पहले मूलभूत सुविधा यानी पानी, बिजली और सड़क का विकास करे, तभी बात बन सकती है। मूलभूत चीज जिसको कि ध्यान रखना है वो दो ही तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो आपकी यातायात व्यवस्था यानी सड़क और ट्रांसपोर्टेशन। रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन अगर किसी शहर का सही हो तो वो शहर अपने आप ही बहुत तरक्की कर जाता है। हमारे पटना में आज तक मास्टर प्लान रहा हो चाहे न रहा हो, सड़कों की स्थिति जो है
वो बहुत दयनीय है। उसकी चौड़ाई ना कि मरम्मत के हिसाब से बल्कि चौड़ाई के भी हिसाब से बहुत बुरी स्थिति में। जिस समय मास्टर प्लान बना था उस समय जनसंख्या जो थी और उसके हिसाब से जो प्लानिंग हुआ और आज की जनसंख्या के हिसाब से जो ज़रूरतें चाहिए थी वो सड़कें हमारी आज पूरी नहीं कर पा रही। सड़क पर आबादी कम करने का सबसे अचूक उपाय है यातायात की सुविधा बढ़ाना, जिससे आसानी से कहीं भी लोग आ जा सके। जी हाँ, यातायात की सही सुविधा होने से दो इलाकों के बीच की दूरियां काफ़ी कम हो जाती है। साथ ही साथ मास्टर प्लान की ज़रूरत के तहत ज़मीन अधिग्रहण की भी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। आवासीय सुविधा के लिए नियोजित योजना और उसके लिए सुसंगत कानूनों का जल्द से जल्द निर्माण, सैटेलाइट टाउनशिप, बाजार से जमीन की खरीद और बोर्ड की जमीन की पहचान करनी होगी। बिहार राज्य आवास बोर्ड के पास काफी जमीन और मकान बिना आवंटन के पड़े हैं। बीते 5 दशक के दौरान उसने राज्य के अनेक जिलों में करीब 2900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। इसमें हजारों भूखंड बिना आवंटन के हैं। 4 दशक पूर्व आवास बोर्ड ने दीघा में 1024 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। जायज नाजायज तरीके से 700 एकड़ पर लोग बस गए। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद सरकार जमीन खाली नहीं करा सकी। सेटलमेंट के लिए 2 साल पहले कानून बना, मगर जमीनी कार्रवाई शून्य है। विडंबना है कि बढ़ती हुई आबादी के मकान की जरूरत को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के पास जमीन कम है। फिर जमीन की आवश्यकता पूरी हो तो कैसे हो? इस सवाल का जवाब अब तलाशा जाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यह तय किया गया कि जमीन अधिग्रहण बिल के तहत आपको जमीन लेना है। उस स्थिति में हम लोग पहले ब्याडा के माध्यम से जमीन अधिग्रहण करते थे और लोगों को उसके हिसाब से हम लोग जमीन उपलब्ध कराया करते थे। अभी हम लोगों को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना, क्योंकि बिहार में ज़मीन की कमी है, आबादी बहुत अधिक है और यहाँ का ज़मीन बहुत उपजाऊ है, तो लोग किसान भी जो है उसमें खेती करना चाहते हैं। तो उस स्थिति में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है, जो यूपीए 1 और यूपीए 2 ने जो जिस फार्मूला के तहत लोगों को अधिग्रहण करने का अधिकार दिया है, उसके हिसाब से ही अधिग्रहण कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने एक नोटिस निकाला है कि अर्बन इलाके में, और हाउसिंग बोर्ड इसलिए कि हमारे ही अधीन है, हमने ये आदेश किया है कि जो भी ज़मीन अपना देना चाहता हो सर्किल रेट के आधार पर, हम उस तमाम ज़मीन को हमने टेंडर भी निकाले हैं। जो लोग भी इच्छुक होकर हम लोग को सरकार को सहयोग करना चाहेंगे, हम उनको राशि उपलब्ध कराकर उनका जमीन अधिग्रहण करेंगे। बढ़ती आबादी के मद्देनजर शहर का विस्तार एक जरूरी कदम हो गया है। ऐसे में बढ़ती आबादी की सभी मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और साथ ही साथ जमीन का विस्तार एक अनिवार्य कदम भी। इसी चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत रियल बाजार में। आज हम बात कर रहे हैं पटना को मिलने वाले मास्टर प्लान की। अगर आज हम पटना की बात करें तो तस्वीर साफ तौर पे ये दिखाती है कि अब यहाँ विकास और विस्तार की गुंजाइश कम होती जा रही है और उसकी बड़ी वजह है बढ़ती हुई जनसंख्या। जी हाँ, घनी जनसंख्या के बीच सड़क की चौड़ाई और साथ ही साथ सीवरेज की व्यवस्था को नए सिरे से संवारना एक टेढ़ी खीर बनती जा रही है। आज पटना की आबादी 20 लाख से ऊपर हो गई है और इस शहर को सुंदर और सुव्यवस्थित बनाए रखने की जिम्मेवारी सरकारी संगठनों की है। किसी शहर का मास्टर प्लान वहां के निवासियों की जरूरतों को सुनिश्चित कराने का कानूनी माध्यम होता है। आज पटना शहर का कोई मास्टर प्लान ही नहीं है। आने वाली आबादी किस स्थान पर अपना घर बनाए, कोई दिशा निर्देश नहीं है। सड़कों की स्थिति काफी बुरी है और अधिकतर गलियां संकरी हैं। सीमित क्षेत्र में अपार्टमेंटों की बाढ़ आ गई है, जबकि सही नियोजन के बाद शहर का फैलाव किया जा सकता है। इस संदर्भ में पिछले 2 सालों से
पटना के विकास के लिए मास्टर प्लान पर विशेष चर्चा हो रही है। लोगों की राय शुमारी भी ली जा रही है। सरकार ने भी तय किया है कि बिना पटना के विस्तार और नए मास्टर प्लान के इस शहर का विकास मुमकिन ही नहीं है। इस वजह से एक तरफ जहां पटना की हद फतुहा तक तय की गई है, वहीं दूसरी तरफ इस शहर का फैलाव बिहटा से आगे तक किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस शहर 50 वर्षों से इंतजार कर रहा है मास्टर प्लान के लिए। बिहटा से लेकर खुसरूपुर तक हम लोग इसको व्यवस्थित कर रहे हैं। पहले लोगों ने गंगा के उस पार के इलाके को भी मास्टर प्लान में लिया था, लेकिन हमको लगा कि अभी वो फिजिबल नहीं है। जिस तरह की पुल की स्थिति है उसको हम लोग सेंट्रलाइज किए हैं। गंगा के इस पार के पोर्शन को पुनपुन से लेकर मसौडी तक, उधर बिहटा और खुसरूपुर तक इसको ले जाने का काम किए हैं। और हम चाहते हैं कि पटना में जब कोई बाहर के लोग आते हैं तो उनको एक अच्छा एयरपोर्ट भी नहीं मिला है, तो हम उस एयरपोर्ट की भी स्थापना का प्रयास कर रहे हैं। तो एयरपोर्ट भी उसमें हम बनाएंगे जो मात्र 8-10 किलोमीटर की दूरी पर आज के एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट से होगा। पटना के मास्टर प्लान के जरिए बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ शहर के विकास की तमाम योजनाओं को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब सिटी डेवलप प्लान में उन सभी इलाकों को शामिल किया गया है जहां तक पटना की हद तय की गई है। फतुहा से लेकर बिहटा तक के इलाकों को जोड़ने के लिए 4 लेन और 6 लेन सड़कों का खाका बनाया जाने लगा है। आज सूबे के बिल्डिंग बायलॉज पर सभी ने टकटकी लगा रखी है। इस मास्टर प्लान से शहर के विकास की कल्पना को सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया एक सराहनीय कदम माना जा सकता है। इस प्लान में हर चीज की व्यवस्था की गई है। इस मास्टर प्लान में शहर की सड़कों की व्यवस्था ऐसी की जा रही है जिसमें जहां भी और जिस हिसाब से सड़कों की चौड़ाई होगी वहां उतनी ही ऊंची इमारत का निर्माण हो सकेगा। यानी पहले सरकार सभी सुविधा सहित जमीन उपलब्ध कराती है, तभी हमारे मास्टर प्लान का महत्व साकार हो सकेगा। सारे दुनिया में डाउनटाउन का मतलब पुराना इलाका, तो जो भी पुराना इलाका है उसमें रोड्स या ड्रेन बहुत कम और परेशानी की स्थिति रहती है। डाउनटाउन में कोई बेसिक बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं क्रिएट किया जा सकता, एक्सेप्ट फॉर कि कहीं कनेक्टिविटी बढ़ा दें, 1 वे ट्रैफिक कर दें। इस तरह की चीज़ों को हम देख सकते हैं डाउनटाउन में, पुराने शहरों में। लेकिन जब नया शहर इसको विकसित करते हैं तब उसमें हम नए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। और अभी जो एक मैं समझता हूँ कि मास्टर प्लान जो अहमदाबाद की एक इंस्टीट्यूशन है वो बना रही है, सेप्ट, तो उस मास्टर प्लान में इसकी परिकल्पना है कि नई शहर जो बनेगी, नई शहर में रोड्स कितने चौड़े होंगे, उसमें ड्रेन्स कैसा होगा, या फिर क्या क्या आधारभूत संरचनाएं उसमें आवश्यक हैं वो क्या होंगे। तो ये बहुत दिनों के बाद ये मास्टर प्लान का एक सिलसिला सही ढंग से साइंटिफिक मास्टर प्लान आ रहा है और एक बृहद पटना की बात आ रही है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा पहल है। अभी सरकार को सड़क पर बहुत ही ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए शहर के बाहर या फिर भीतर दोनों ही तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ नए बसने वाले शहर में मुख्य सड़क के साथ साथ उसके भीतर बनने वाली गली मोहल्ले की भी सड़कों की लंबाई चौड़ाई निश्चित होनी चाहिए। एक बेहतर मास्टर प्लान ही बेहतर व्यवस्था का पहला कदम माना जा सकता है। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि किसी भी क्षेत्र का विकास बिना विस्तार के संभव नहीं हो सकता है और विस्तार के लिए जरूरी है एक निश्चित प्लान को कागज पर उतारने की। आज किसी भी बड़े महानगर की बात की जाए तो वहां बेहतर टाउनशिप हम जरूर देख सकते हैं जिसमें हर किसी के लिए सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाता है। ऐसा ही कुछ विशेष करने की जरूरत
पटना में भी है। विस्तृत पटना में शामिल इलाकों के मुख्य मार्ग से लेकर अंदरूनी भागों को जोड़ने वाली सड़कों पर विशेष ध्यान दिए जाने की बड़ी जरूरत है, जिससे किसी भी इलाके में आसानी से पहुंचा जा सके। मास्टर प्लान पर इन सब बातों पर भी अगर गौर किया गया तो लोग भी बसेंगे, साथ ही रियल एस्टेट के बड़े खिलाड़ी भी इन इलाकों में जाने से परहेज नहीं करेंगे। नया मास्टर प्लान अब समय की जरूरत है। इसके लिए पुराने मास्टर प्लान को नए कानून के मुताबिक रिवाइज्ड किया जा रहा है। बिल्डिंग निर्माण के लिए नियम बनाए जा रहे हैं, जिसके आधार पर ऊंची इमारतों का निर्माण किया जा सकेगा। लोग और इस उद्योग से जुड़े जानकार सरकार के इस निर्णय का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसको देखना जरूरी है कि हम कितना से कितना ग्रीन बेल्ट दे सकते हैं, कितना हम ओपन पार्किंग कर सकते हैं, हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर जो है बिल्डिंग की वो कितना हम ले जा सकते हैं, रोड की विड्थ को हम कितना कर सकते हैं। अभी भी पटना में बहुत जगह स्कोप है कि हम लोग चाहें तो उसको चौड़ा कर सकते हैं और किया भी गया है भविष्य में। आपको याद नहीं होगा, भट्टाचार्य रोड बहुत पहले पतला हुआ करता था, बाद में उसको जो है डिमोलिश करके चौड़ा किया गया, तो आज कम से कम लोग सही सलामत उस रोड से निकल जाते हैं, नहीं तो उस रोड में घुसना भी बहुत कष्टकारी होता था। तो मास्टर प्लान बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना मास्टर प्लान के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। किसी भी शहर का ग्रोथ अगर मास्टर प्लान नहीं है तो वो समझिए कि स्लम में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। नए मास्टर प्लान के साथ शहर की सूरत बदलेगी, ऐसा तय माना जा रहा है, पर इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार लोगों की आवश्यकताओं को अपनी प्राथमिकता में सबसे पहले दर्ज करे। फिलहाल अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे आवास से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वास्तु के बारे में। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत रियल बाजार में। दोस्तों, रियल एस्टेट एक ऐसा संसार है जिसमें कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाए तो आवास को खूबसूरती के साथ साथ समृद्धि भी हासिल हो जाएगी। जी हाँ, वास्तु एक ऐसा ही संवेदनशील विषय है। तो आइए हम आज आपको दिखाते हैं कि वास्तु के अंतर्गत प्रवेश द्वार में किन अन्य बातों का ध्यान रखा जाए कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि तीनों एक साथ आएं। तो इन सभी छोटी छोटी बातों को हम आपको दिखाएंगे वास्तु के माध्यम से। वास्तु का बुनियादी आधार मानव जीवन को व्यवस्थित आकार देना है। वास्तु की व्याख्या मुख्य रूप से घर के संदर्भ में की गई है। इसमें सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि घर को बनाते समय ही कुछ बातों पर ध्यान दिया जाए तो एक घर न सिर्फ अच्छा ही लगने लगता है, बल्कि मानसिक शांति का भी कारण बन जाता है। आवास में प्रवेश द्वार का बड़ा महत्व होता है। वास्तु क्षेत्र के जानकार बताते हैं कि लोगों में प्रवेश द्वार को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। कम जानकारी के अभाव में और बिना किसी जानकार की राय के लोग द्वार के स्थान में असावधानी बरतते हैं, जिससे उन्हें नुकसान होता है। एक घर में प्रवेश द्वार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कहाँ हो, इसकी जानकारी हमें वास्तु से मिल सकती है। तो फिर इसमें झिझकने की क्या जरूरत है? किसी भी दिशा में गेट दिया जा सकता है, पूरब में हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, लेकिन उसका एक कैलकुलेशन है। जो जिधर आपको मान लीजिए कि अगर दक्षिण में ही गेट देना है तो दक्षिण के जो दीवार हैं उसकी जो लंबाई है उसको आप 9 से भाग कर दीजिए। उसका जो अंश बचा उसका एक भाग जो है 9 से भाग किए तो एक भाग को 3 से गुना कर दीजिए और उसी भाग को 5 से गुना कर दीजिए। 3 से गुना किया हुआ भाग को ज़मीन पे खड़ा होकर के बाएं साइड में छोड़ दीजिए और 5 से गुना किया हुआ भाग को दाहिने साइड में ज़मीन पे खड़ा होकर के दाहिने साइड में छोड़ दीजिए। बाकी जो भाग बना उसमें आप दक्षिण हो, पश्चिम हो, पूरब हो, उत्तर हो, कहीं भी गेट खोल सकते हैं। इसी तरह वास्तु में कुछ और जनोपयोगी बातें और सलाह हैं जिसे अपनाने से हमारे घर में
खुशियां आ सकती हैं। मसलन हमारे आवास में पानी का स्रोत यानी वो स्थान जहां से पूरे घर को पानी मिल सके, इसके बारे में वास्तु क्या कहता है। वास्तु में आने वाली समस्या से निपटने के क्या है उपाय, इसमें किन किन बातों की अहमियत देने की जरूरत है, ये समझने की आवश्यकता है। वास्तु से जुड़ी और क्या है खास बात जिसकी जानकारी हमें दे सकती है लाभ। सेप्टी टैंक के लिए वायव्य कोण, पश्चिम और उत्तर का कोण सबसे महत्वपूर्ण है। उसको आप सेप्टी टैंक में यूज़ करें तो वो बहुत ही अच्छा चीज़ है। अगर आपका सेप्टी टैंक वहाँ नहीं होता है, किसी अन्य जगह में स्थापित करना पड़ता है, तो आप उसको पश्चिम में आधे को छोड़ करके ले सकते हैं। आधे पश्चिम में टुवार्ड्स नॉर्थ आप ले सकते हैं सेप्टी टैंक के लिए। लेकिन सेप्टी टैंक किधर बिल्कुल ही खतरनाक है, जिधर की एकदम नहीं होना चाहिए, वो सेप्टी टैंक है नैऋत्य कोण। पश्चिम दक्षिण का जो कोना है उसमें किसी भी हाल में सेप्टी टैंक का खुदाई नहीं करना चाहिए। नए इलाकों के विस्तार के साथ साथ सड़क को और भी बाईपास से जोड़े जाने की ज़रूरत है। इससे न सिर्फ यातायात व्यवस्था सुदृढ़ होगी, बल्कि आने वाले दिनों के लिए भी पटना के लिए ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। और हमारी पूरी शुभकामना इस काम में यानी कि मास्टर प्लान के साथ है कि हमारा शहर और भी तरक्की करे और बिहार देश में और भी ज़्यादा आगे जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आपके मन में है कोई सवाल या फिर हमारे कार्यक्रम से संबंधित आप देना चाहते हैं कोई सुझाव, तो आपका खुले दिल से स्वागत है। आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें। हमारा ईमेल आईडी है realbazaar.etv@gmail.com। पटना को सुंदर और स्वच्छ पटना बनाने की सरकार की इस मुहिम में आप बनिए उनके साझेदार, क्योंकि हम सभी के प्रयत्नों से ही हमारा पटना बन पाएगा बेमिसाल। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं तन्वी अपनी पूरे रियल बाजार की टीम की तरफ से आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।